क्या है रे? हाँ। चलो सिलेबस तो आप सबने देख लिया, सबको पता है लगभग। ओनली 12 थी, उसके अलावा कुछ है नहीं। और यूँ तो नहीं है, एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद जैसे ही फिजिक्स का पेपर पूरा हुआ, बाहर आए, फिजिक्स वाला फोल्डर डिलीट कर दिया। अरे यही होता है, जैसे जो पेपर दिया वो मेमोरी कार्ड स्वाइप करो, नेक्स्ट टॉपिक है वो माइंड में ऐड कर दो। तो देखो फिजिक्स में 12th में आपके जो टोटल चैप्टर थे वो कितने चैप्टर थे? सबसे बड़े जो मार्जिन वाले चैप्टर है वो एक तो है आपके ऑप्टिक्स वाला, और ऑप्टिक्स के 3 चैप्टर हैं, 9वां 10वां और 11वां। हालांकि 11वें को आप प्रकाश विद्युत प्रभाव को ऑप्टिक्स में काउंट नहीं कर सकते, पर है ये ऑप्टिक्स का ही पार्ट है, क्योंकि ये ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच का पार्ट है। और पहला दूसरा जो चैप्टर थे वो आपके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें ज़्यादातर प्रश्न जो आते हैं इन एग्जाम्स में, सीयूटी में हो या बीएससी नर्सिंग हो, तो अधिकतर प्रश्न जो आपको मिलेंगे वो इसी में मिलेंगे, ऑप्टिक्स वाले में मिलेंगे, और दूसरे किस में मिलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले ज़्यादातर। और फिर जो तीसरे प्रश्न जिसके मार्जिन सब ज़्यादा रहता है वो रहता है आपके मैग्नेटिक्स वाले का, जो आपके चैप्टर चौथा और पांचवा थे उनका रहता है। तो अधिकतर सिलेक्शन, अधिकतर प्रश्न, ये पूरी की पूरी बड़ी यूनिट यही है। कौन शुरू करें पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ऑप्टिक्स? आप बताओ। पहले ऑप्टिक्स होना, कभी होना नहीं एक मत तो वैसे भी, ठीक है, जन्म से अधिकार क्रॉस चलना होता है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक जो स्टैटिक्स है, स्थिर विद्युत वाला जो पार्ट है आपके, वो प्रश्न करने के लिए, कंसेप्ट के लिए आसान लगता है, और ऑप्टिक्स वाला क्या है, कंफ्यूज करने के लिए आसान है, क्योंकि ऐसा लगेगा कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, फॉर्मूला हर बार चेंज होगा। और इसमें जो आपके टॉपिक्स जो रहेंगे वो टॉपिक आपको याद है, स्कूल में जो चैप्टर बेस्ड था उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के बेस पर पढ़ेंगे। पहला टॉपिक कौन सा है? विद्युत आवेश। दूसरा टॉपिक विद्युत आवेशों के लिए जो उत्पन्न होता है वो कौन सा है? विद्युत बल। तीसरा है इसमें विद्युत क्षेत्र। और क्षेत्र को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दो चीज़ याद रखनी, क्षेत्र को शो कैसे करेंगे तो वो क्या होगी आपकी क्षेत्र रेखाएं, और उसके लिए जो कहाँ पर कितना ज़्यादा है और कहाँ पर कम है उसको कैसे दर्शाएंगे हम? तीव्रता से। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है आपके, वो आता है इसमें विद्युत विभव। एक इसमें आता है फिर विभव है, कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य किसके रूप में व्यक्त होगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और विद्युत क्षेत्र का टोटल मान कितना है, कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है, उसको हम किससे पढ़ेंगे? विद्युत फ्लक्स से। ये टॉपिक पूरे पूरे। और एक इसमें जो है भौतिक, एक अलग युग्म है दो आवेशों का, जिसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ये सारे टॉपिक है। अब स्कूल में जो रट्टा मार मेथड था वो यहाँ पर काम में लेना नहीं है। यहाँ रट्टा मार मेथड काम में लेना है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों में, जो फॉर्मूले हैं या जो उनके कंसेप्ट की पॉइंट्स है, कहाँ पर मान किस दिशा में है, क्या है वो चीज़ें। और एक स्थिर विद्युत का ही अलग से पार्ट है जिसको हम कहते हैं विद्युत धारिता। ये पूरे टॉपिक है। और हर बार अगर आप सीयूटी एग्जाम देखोगे तो इन टॉपिक में से कम आपको 4 प्रश्न मिलते हैं, और बीएससी नर्सिंग वाले में देखोगे तो इन टॉपिक में से कम 3 प्रश्न मिलते हैं। ये 2 चैप्टर जो आपके 11वीं का पहला और दूसरा चैप्टर था, केवल वो वाले सिर्फ 2 चैप्टर थे, ठीक है। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, स्थिति की क्या है न, किसने क्या किया न, क्या परिभाषा है, वो अपने को माथाफोड़ी करनी नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं। आवेश क्या है, आवेश कैसे आता है, धनावेश कैसे आएगा, ऋणावेश कैसे आएगा, वो सारे फैक्ट्स क्या है, ठीक है। चलो पहला टॉपिक लगा लो। इंग्लिश मीडियम कितने कहते हैं? 3 है, ठीक है। चलो सबसे पहला टॉपिक है आपके विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये वाली कंडीशन।
और देखो चार्ज क्या है, देखो कारण क्या है चार्ज आने का, रीजन क्या है, वो चीज़। कोई भी अगर वस्तु ली जाए तो वो इलेक्ट्रिकली हमेशा क्या होती है, न्यूट्रल होती है। क्या होती है, उदासीन या न्यूट्रल कहते हैं इसको। अगर इसमें से आप चार्ज इसको देना चाहते हो या चार्ज हटाना चाहते हो, जो प्रोसेस होता है उसका कारण क्या होता है, इसमें से आप ट्रांसफर क्या कर सकते हो, क्या प्रोटॉन हटा सकते हो, पॉसिबल है, नहीं हटा सकते। हम प्रोटॉन को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। जो ट्रांसफर होने वाली क्वांटिटी वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, नेगेटिव। और ई, ये जो ई है इसको हम कहते हैं चार्ज क्वांटा। क्या कहते हैं, चार्ज क्वांटा, आवेश क्वांटा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मान होता है, ये ध्यान रखना। और ये चार्ज की मिनिमम वैल्यू होती है। किसी भी वस्तु पर चार्ज का कम से कम मान कितना हो सकता है, ई के बराबर। और ई का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रश्न जो बनता है वो सीधा यहीं शुरुआत है, पहला ही, कि आवेश क्वांटा का मान कितना होता है। उसमें कन्फ्यूज करेगा ये, एक जगह प्लस माइनस दे देगा, वो नहीं करना है। आवेश क्वांटा केवल एक मान है और मान हमेशा पॉजिटिव ही काउंट किया जाता है। और कितना होता है उसका मान, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर होता है, ये चीज़ है। अब किसी वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन हटाओ और इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो गए। जब ए से बी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो ए पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, कमी हो गई, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लेस इलेक्ट्रॉन। और इस पर क्या हो गए, एक्स्ट्रा आ गए, मोर इलेक्ट्रॉन। जिस पर इलेक्ट्रॉन कम हुए उससे हटा क्या है, धन आवेश ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव हटा है। हटा है तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और सेकंड ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं, माथापड़ी करनी ही नहीं है। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसके अनुसार, अगर इसमें ए से बी पर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन अगर हटता तो कितना आवेश आता, प्लस सी। दो हटते तो प्लस दो ही। एन हटे हैं तो इस पर आवेश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस एन। और उस पर आवेश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एन। बस सीधा कंसेप्ट यही चीज़ बनती है कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी पर ट्रांसफर हो रहे हैं तो जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और लास्ट एग्जाम प्रश्न यही आया था कि किसी वस्तु को ऋण आवेशित करने के लिए क्या चाहिए, ऋण आवेशित नेगेटिव चार्ज करने के लिए, तो उस पर क्या होना चाहिए, इम्पोर्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्सपोर्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये सारे ऑप्शन थे। तो सीधी नेगेटिव चार्ज के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंपोर्ट करने पड़ेंगे। पॉजिटिव के लिए हमें इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट बाहर भेजने पड़ेंगे, या लेस इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन। ये पहली चीज़। और इसी में आपको एक चीज़ मिल गई जो आवेश क्वांटाइजेशन थी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो आवेश की वैल्यू है वो एन की मल्टीप्लाई फॉर्म होती है, प्लस या माइनस। प्लस किस पे रहेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन हटे, और माइनस किस पे रहेगी, जिस पर इलेक्ट्रॉन आए। बस सीधा सिंपल टॉपिक, लिख लो ये। और कई ऐसे फैक्ट्स है जो आपको सीधे याद रखने हैं, ताकि वहाँ पर कुछ लंबे प्रश्न आ जाए तो उनको करने में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए आपको।
तो इसमें जो कोटेशन था वो क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज की वैल्यू है वो एक मिनिमम वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीप्लाई में होती है, जो पूर्णांक गुणज होती है। तो एन की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा ध्यान रखना पूर्ण अंक ही आएगी, 1 2 3 4 है, कभी ऐसा नहीं है कि हाफ आ जाए। हाँ, उसमें भी एक कंडीशन है, क्वार्क पार्टिकल वाला ऑप्शन था पहले, पर वो क्वार्क वाला आवेश जिसका आवेश का मान E/3 2E/3 वो चीज़ अब आपके सिलेबस में कहीं भी लिखी हुई नहीं है, क्योंकि क्वार्क पार्टिकल जो होते हैं इनका जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत कम होती है, 10⁻⁶ सेकंड, यानी कि इसका अस्तित्व आप लंबे समय तक मान ही नहीं सकते। अस्तित्व में लंबे समय तक जो चार्ज पार्टिकल रहते हैं वो कौन से हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन क्या है, एक तो पहला इस पर बनेगा सीधा डायरेक्ट, दूसरा इसमें जो ये जो चार्ज क्वांटा जिसका आवेश क्वांटा की धारणा जिसने दी थी, कई बार आता है आवेश क्वांटा के जो कंसेप्ट किसने दिया था, कंसेप्ट जिसने दिया था वो कौन था, फैराडे। कौन था, फैराडे। और इस कंसेप्ट को प्रूफ किसने किया था, किसने किया था, मिलिकन। और मिलिकन का प्रयोग कौन सा, तेल बूंद प्रयोग। एनसीईआरटी में अगर आप चैप्टर के पहले 2 पेज पढ़ोगे तो इसमें ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और प्रश्न इसमें से अगर पूछ लिया, हमारे माइंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे बड़े वैज्ञानिक कौन से घुसे बैठे हैं, कूलाम, दूसरा कौन सा बैठा है, गाउस, ये 2 है। और ऑप्शन आप देखोगे जिसमें ये आएगा जैसे ही मिलिकन, ये नाम तो कहीं आप ध्यान से पढ़ा ही नहीं है, और ये नाम उसमें आ सकता है। ये 2 पॉइंट नोट करो, अब इस क्वांटा की धारणा किसने दी थी और इसको प्रूव किसने किया था। देखो लंबे चौड़े नोट्स मैं नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स लेने का मतलब ये होता है फिर उसमें सारी चीज़ें यूँ घुसेड़नी पड़ती लाके, और फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बड़ी पोथी पढ़ सको। सिर्फ वही चीज़ पढ़नी है जिस पे प्रश्न बन सकता है और जो आप प्रश्न कर सकते हो। अब इस पे जो प्रश्न बनते हैं वो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि किसी ऑब्जेक्ट से 100 इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए तो उस पर चार्ज कितना होगा, या अगर आपको 1 कूलाम आवेश चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वो 2 फैक्ट याद ही रखने और कुछ भी नहीं है, सबसे आसान चीज़ है वो। और वो क्या, देखो ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आवेश कितना है, 1 कूलाम है, कितना आवेश है, 1 कूलाम, और अगर ये कह दूँ 1 कूलाम आवेश देना है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सीधा याद है, सिंपल चीज़ है। तो ये सीधा याद रखना, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलाम आवेश है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, 6.25 × 10⁻18, ये चीज़। अगर इसको पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे या भेजने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, और अगर नेगेटिव देना है तो लेने पड़ेंगे। और फॉर्मूला कहाँ से है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है कोई, और इस पर आवेश मान लो कितना है, 1 कूलाम है, तो पॉजिटिव चार्ज करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन हटाए आपने, n इलेक्ट्रॉन हटाए, तो इस पर आवेश का मान q है, और फॉर्मूला क्या होता है, q = n e, बस सीधा फॉर्मूला ही है। आपको n का मान ज्ञात करना है तो ये हो गया q/e। हाँ, q का मान कितना, 1, और e का मान कितना, 1.6 × 10⁻−19, डिवाइड करो, 10⁻−19 ऊपर भेजो, 18 हो जाएगा, 10 का गुणा कर दो, काटो, आंसर कितना आएगा, 6.25 × 10⁻18। ये ध्यान रखना, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी ऑब्जेक्ट को 1 कूलाम अगर चार्ज देना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना पड़ेगा, कितने ट्रांसफर करना पड़ेगा, 6.25 × 10⁻18। और दूसरी चीज़, कई बार डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ही देते, जैसे ये कहते हैं किसी वस्तु से 100 इलेक्ट्रॉन हटाए गए, कितने हटाए गए, 100। अब बताओ इस पर आवेश कितना होगा, तो आवेश का फॉर्मूला कितना है, q = n e। हाँ, n का मान कितना लिखोगे आप, 100, 1.6 × 10⁻−19, और मात्रा क्या है इसका, कूलाम। आ गया ये। अब इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में आपको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और गलत आंसर भी मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं तो इस वस्तु पर आवेश कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इसका गुणा भाग कर दो,
गुणा भाग करना जाता है ये, देखो 100 का मतलब 10 पावर 2 प्लस 2 है, ये कितने हो गए -17 कूलम। ये प्रश्न आते हैं, बस सिंपल है, इतना टफ नहीं है, ठीक है लिख लो ये तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने होते हैं, उसकी संख्या डायरेक्ट याद रखना बस। तो पूरे पेपर में एक क्वेश्चन आपका जो आएगा वो मात्रक और वेमीय सूत्र पर आएगा, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन CUT एग्जाम में, BS नर्सिंग कभी नहीं आता, रेयर केस में ही आता है सिर्फ। तो इस जो चार्ज आवेश है उसका नोटेशन आप कैपिटल Q ले सकते हो या क्या ले सकते हो, स्मॉल q। ये क्वांटिटी का नोटेशन है। और चार्ज का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। कूलाम का नोटेशन क्या लेते हो, कैपिटल C। या इसके स्थान पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी लिखा मिल सकता है एम्पियर इनटू सेकेंड, तो भी सही है। ये दोनों इसकी मात्रक है, कूलाम भी हो सकता है और एम्पियर इनटू सेकेंड भी हो सकता है, ये दोनों मात्रक। अब इसका वीमी सूत्र क्या होगा, हालांकि आवेश का वीमीय सूत्र परीक्षा में कोई नहीं पूछता है, जाके ऐसा पूछेगा जहां पर आपको फॉर्मूले से ज्ञात करना पड़े, ठीक है। आप में से अधिकतर होंगे जो रट लेते हैं, है कोई ऐसा जो सारे के सारे वीम से रट चुका हो, कोई नहीं है, चलो फिर बढ़िया है। कई रटुमल होते हैं, रट क्या देते हैं। इसका क्या हो, देखो एम्पियर मूल राशि है A1 और सेकंड भी क्या है, मूल राशि है, क्या हो जाएगा इसका A1 T1। बाकी और मात्रक होते हैं स्टेट कूलाम, ESU, फैराडे, जो फ्रैंकलिन, ये तो इसमें से एक चीज़ आपको याद रखने कि जो फ्रैंकलिन और फैराडे, ये फैराडे जो होता है इसका वो सबसे बड़ा मात्रक है। कैसा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, फैराडे। और सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, फ्रैंकलिन। संकेत FR, ये जो होता है वो सबसे छोटा मात्रक। अब बताओ एक फ्रैंकलिन और कूलाम में कितने मान होते हैं, थे 3 × 10⁹ याद थोड़ा बहुत है। एक फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। कितना का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है वो कितने 6.023 × 10⁻23। ये इतने इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसे हम क्या कहते हैं, 1 फैराडे। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये भाषा ग्रुप में डाल दें, 1 फैराडे आवेश होता है, तुल्य होता है, कोटेशन दे देंगे उसमें से कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश या 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण। देखो कुल आवेश का ये तो नेगेटिव हो जाता है, अगर ये कहते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश तो वो नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज, परिमाण, प्लस और माइनस नहीं है इसमें, इसमें परिमाण है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो परिमाण आवेश लगभग आता है वो कितना आता है, 96,500 कूलाम। लगभग कितना है, 96,500। और फ्रैंकलिन वाले कंडीशन आप देखोगे तो 1 कूलाम में जो फ्रैंकलिन होते हैं आपके वो 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन भी कह सकते हो इसको, या आप इसके स्थान पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कह सकते हो। ये लो, ये चीज़ न्यूमेरिकल प्रश्न में अटका देते हैं। वहाँ पर क्या करेंगे, आवेश की वैल्यू लिख देंगे, कूलाम में नहीं लिखेंगे, किस में लिख देंगे,
फ्रैंकलिन या ईएसयू में। जैसे 2023 के बोर्ड पेपर हुआ था, एक प्रश्न दे दिया, मात्रक लिख दिया ईएसयू में। अब डायरेक्ट प्रश्न कर लिया, कूलाम बल का मान ज्ञात कर लिया इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला रटा हुआ था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² से कर लिया। पर यहाँ मात्रक चेंज किया नहीं, मात्रक चेंज नहीं किया तो सीधा का सीधा आंसर कितना गुना हो गया, 3 × 10⁹ इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है 2 बार। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना बस, सिर्फ जब मात्रक चेंज करने हो तो उसमें ये लिख लो इतना। कल जब आओ तो एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें से 2 टॉपिक पढ़ के आ जाना, एक तो चार्ज और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। शुरुआत के 4 पेज ही है, ये पढ़ के आना, ताकि इस पे कल न्यूमेरिकल प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहाँ आप कंसेप्ट में अटकते हो वो आपको कल करवाएंगे। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखते हैं सारी प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की, क्योंकि इस आवेश के जो गुण हैं उन पर प्रश्न हमेशा आता है और वो भाषा के बेस पर आएगा, न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो अगर किसी भी आवेश के गुण लिए जाए तो गुण क्या क्या है, पहली चीज बताओ, चार्ज जो है वो वेक्टर है कि स्केलर है, सदिश या अदिश, कैसा है, अदिश, इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। तो पहली चीज, विद्युत आवेश जो होते हैं वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, भौतिकी में एक रिलेटिव थ्योरी आती है, आइंस्टीन दी हुई है, कि कुछ भी प्रकृति में नॉन रिलेटिव नहीं है। अगर आप किसी गति को देखते हो तो भी रिलेटिव है, यानी आप खुद के सापेक्ष देखते हो। और इसके बेस पर उसने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत, जिसने पूरी 1905 में इसने पहली बार सिद्धांत दिया था, फिर 1915 में सिद्धांत को उसने और विस्तारित किया था। और जब इसने ये सिद्धांत दिया था तब पूरी की पूरी मैकेनिक्स जो है वो पूरी बदल गई थी। यानी कि उससे पहले जो फिजिक्स थी उस पर किसका एकाधिकार था, न्यूटन का। पर इसके बाद की जो फिजिक्स आई उस पर अधिकार किसका हो गया, पूरा पूरा आइंस्टीन का। यानी कि न्यूटनियन फिजिक्स से आइंस्टीनियन फिजिक्स पूरी चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई। न्यूटन की फिजिक्स का जो आधार था वो क्लासिकल बेस पर थी, किस पर थी, क्लासिकल। पर आइंस्टीन की फिजिक्स जो आई, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, या इसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स। एक ऐसी मतलब गप उस टाइम लग रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ये फिजिक्स आई थी उस टाइम कई आगे खोज हुई थी, बॉस, हिग्स कंडीशन, ये सारी, कि जैसे ये दीवार है, अगर आपको कोई ये कहे इस दीवार पे आप बॉल को मारते रहो, क्या पॉसिबल है कि बॉल दीवार से पार होगी, नहीं हो रहा। हमें ये लग रहा है रियल लाइफ में पॉसिबल है।
दीवार को भी बॉल पार कर सकती है। अगर आप न्यूटन की फिजिक्स के बेस पर देखोगे तो आप कहोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर आइंस्टीन के बाद या मॉडर्न फिजिक्स के बेस पर देखोगे तो आप कहोगे कि ये पॉसिबल है, क्योंकि इस बॉल जो दीवार है इसके पोटेंशियल को अगर इसने बॉल ने पार कर लिया, किसको पार कर लिया? पोटेंशियल को। अगर इसने इसको पार कर लिया तो बॉल इसके बाहर जाएगी। चलो एक चीज बताओ, क्या इस दीवार से तरंग पार हो सकती है? हो सकती है। तो फिर इसका मतलब यहां पर बॉल का बिहेवियर अगर तरंग की तरह हो गया तो ये इसको पार करेगी, और बॉल का व्यवहार तरंग की तरह हो सकता है, ये सबसे पहले किसने धारणा दी थी? तो किसने दी थी? देव ब्रोगली था। ये कौन था? देव ब्रोगली। ठीक है, सारी चीज जुड़ी हुई है। तो ये चीज थी वहां पर कि इसको पार कर सकती है। तो ये चीज जब यहां पर आ रही थी तो उसने कहा था नेचर में कुछ भी नॉन रिलेटिव नहीं है, हर चीज दूसरे पर डिपेंड करती है। आप कोई अगर प्रेक्षण ले रहे हो तो वो डिपेंड करता है कि आप खुद कहाँ हो, आप खुद स्थिर हो या आप खुद गतिशील हो, उसके बेस पर था। तो वहां पर यह चीज थी, कोई एक द्रव्यमान है और इसका मास रेस्ट कंडीशन में कितना है? m0 है। कितना है? m0। और अगर यही मास हायर वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, और किस वेग चल रहा है ये? v वेग, उस कंडीशन में इसका मास m0 नहीं होगा, हमें इसकी तुलना में ज्यादा प्रेक्षित होगा, और उस कंडीशन में इसका जो मास होगा वो हमें प्रेक्षित होगा m0 √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये रिलेटिव जो इस कंडीशन में मोशन है, वो बताओ क्या मास चेंज हो रहा है? वही है, चेंज हो रहा है। यानी कि मास जो है वो गति पर डिपेंड करता है। इसका मतलब मास जो है वेरिएट कंडीशन है, अनिश्चित है, ये फिक्स नहीं रहता। गति के साथ क्या होता है? बदलता है। प्रकृति में एकमात्र ऐसी चीज जो रिलेटिव नहीं है, वो बताओ कौन सी है? पूरे नेचर में एकमात्र ऐसी चीज जो किसी दूसरी पर निर्भर ही नहीं करती है, एकमात्र चीज है, और वो कौन सा है? प्रकाश की चाल। किसकी चाल है? प्रकाश की चाल। कितनी है? c। जैसे इसका बेसिक उदाहरण देखो, अगर आप एक गाड़ी में बैठे हो और ये गाड़ी चल रही है 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति आवर, और आप पास में एक कार में बैठे हो और आपकी कार चल रही है 30 की स्पीड से, बताइए। अब जो जमीन पर खड़ा आदमी है, जो स्थिर खड़ा है, उसको इसकी कार स्पीड कितनी लग रही है? 60, और इस कार कितनी लग रही है? 30। अब आप खुद कार में हो, आपको कार में बैठ के इस गाड़ी की स्पीड कितनी लगेगी? 60 माइनस 30, यही लगेगी। यानी कि आपको, आप यहां बैठे ए में और इस बी की स्पीड ये रिलेटिव है, और अगर आप तेज भाग रहे हो किस चाल से? बी चाल से, और तभी यहां एक बल्ब ऑन कर दिया जाए और प्रकाश भाग रहा है किस चाल से? सी चाल से, तब क्या प्रकाश की चाल आपको कम प्रेक्षित होगी, ज्यादा प्रेक्षित होगी, या वही की वही प्रेक्षित होगी? वही की वही, क्योंकि प्रकाश की चाल का किसी से कोई लड़ना है ही नहीं। आप भले कितने तेज भागो, आप प्रकाश की चाल के बराबर तो भाग नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और जिस दिन आप अगर प्रकाश की चाल के बराबर भागना शुरू हो गए तो सीधा कोटेशन कह देना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा जी हूँ, ठीक है, मैं ही भगवान हूँ, फिर सारे देवता धरती पर अपनी भेजेंगे, ये कंडीशन। पर इतनी तेज चाल से हम चल नहीं सकते। तो इस, आप किसी भी कंडीशन में कहीं भी कितना भी भाग लो, आपको प्रकाश की चाल वही की वही लगेगी, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं लगेगी। यानी कि वो अनिश्चित है, उसका गति से कोई लेना देना नहीं है, ये कंडीशन है। पर द्रव्यमान देखो, स्थिर अवस्था में द्रव्यमान कितना है? m0। गतिशील होते ही द्रव्यमान कितना हो गया? m0 √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कंडीशन। अब एक चीज और रूटीन लाइफ में आप देखो, अगर मैं एक सर्किल जो है डिस्क को लाऊं तो ये गोलाकार है, पूरी सर्किल पाथ है इसका, और अगर इसको अत्यंत तीव्र गति से गतिशील करवाई जाए, बहुत तेज गति करवाई जाए, तो ये वर्ताकार नहीं दिखाई देगी आपको, ये हो जाएगी दीर्घ वर्ताकार, चपटी हो जाएगी। अब इसका शेप आपको यूं दिखाई देगा। तो बताओ इसका जो साइज है वो गति पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? कर रहा है। टाइम भी गति पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी रॉकेट में अत्यंत उच्च गति से रवाना हो जाओ तो आपके लिए समय घट जाएगा,
क्या हो जाएगा, समय घट जाएगा। जैसे देखो गाड़ी रोड पे गाड़ी स्पीड चल रही है, जो स्पीड से चला रहा है उसके लिए तो टाइमिंग बराबर है, वो तो कट निकाल लेगा, और जो साइड में खड़ा है उसके लिए क्या होगा, उसको क्या लगेगा, वो करेगा ए, तब तक गाड़ी वाला क्या होगा, निकल जाएगा। तो दोनों के लिए जो टाइम है, जो महसूस करने का जो टाइम है, वो दोनों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। अब ये चीज़ आती है यहाँ पर, आवेश में ये पूरी रामायण क्यों सुना रहा हूँ, तो कारण देखो, इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितना होता है, क्यू। रेस्ट कंडीशन में है तब भी चार्ज कितना है, क्यू। और अगर ये हायर वेलोसिटी v से चल रहा है तब इसका मास वही महसूस होता है, चेंज है, चेंज है, पर आवेश चेंज नहीं होगा। आवेश कैसी राशि है, निश्चल राशि, कभी भी आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है, यानी चार्ज जो है वो मोशन से रिलेटेड नहीं है, ये कंडीशन है। तो एक पॉइंट ये लिखो। आप में जिनके मैथ्स है वो कॉलेज में जैसे ही जाओगे फर्स्ट ईयर में यही चीज़ पढ़ोगे। कई ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम पर डिपेंड करती है, मौसम पर डिपेंड करती है, कई नहीं करती है। हम सूर्य के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण कारण, यही पढ़ा है। वहाँ जाते ही आप कंसेप्ट बदल जाएगा, तब आएगा गुरुत्वाकर्षण नाम कोई चीज़ है ही नहीं। ये पूरे सिस्टम जो चल रहा है वो पूरा सिस्टम टाइम स्पेस चल रहा है। तब आपको लगेगा पूरी जिंदगी गुरुत्वाकर्षण क्यों पढ़ रहे थे, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या है, आवेश एक निश्चर भौतिक राशि। ये कोटेशन ध्यान रखना, ये कोटेशन ही आता है। 4 कोटेशन दे देंगे, कहेंगे इनमें से कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है, कोई एक होगा, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फैक्ट्स पॉइंट होते हैं वो हमेशा फैक्ट पॉइंट जो आते हैं वो 3-4 देंगे, उसमें से कहेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। और प्रश्न अगर ग्रुप के रूप में देते हैं, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं, हालांकि आपको इतने हाई लेवल नहीं देते हैं, पर क्या करेंगे ऊपर 4 कोटेशन दे देंगे, फिर कहेंगे इनमें से कौन सा जो कोड इनके लिए सही है, जैसे ए और बी सही है, ए और सी सही है, या ए बी सी 3 सही है। तो वो कोडिंग टाइप प्रश्न बनते हैं, तो उसमें कोटेशन आएंगे हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। CUT में तो इतना लेवल अप नहीं रखते हैं, पर BSc नर्सिंग वाले में थोड़ा सा भाषा के रूप में कंसेप्ट ऊपर रखते हैं, तब ये कोटेशन है। आप पहली चीज़, आवेश कैसी राशि है, अदिश, दिशा से इसका मान का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, आवेश कैसी राशि है, निश्चित राशि है। अब एक अदिश और सदिश राशियों में एक कंसेप्ट आता है, अदिश राशियों का परिणाम किसके बराबर होता है, अदिश योग के, और सदिश राशियों का परिणाम किसके बराबर होता है, सदिश योग के। और अदिश राशियों का परिणामी अदिश योग, पर अदिश योग देखो कुछ पॉजिटिव है कुछ क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाली आपस में जुड़ जाएगी और नेगेटिव वाली उसमें से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसमें जो तीसरा कंसेप्ट आता है, आवेशों की योज्यता, एडिशन ऑफ चार्जेज, आता है ये, आवेशों की योज्यता, एडिशन ऑफ चार्जेज। ये क्या कहते हैं, देखो आपने डायग्राम बना के समझा होगा कि ये पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश कितना है Q2, तीसरा आवेश कितना है Q3। तो इसका जो नेट चार्ज होगा Q बराबर वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस प्रकार से। कौन सा योग है, अदिश योग सदिश योग, स्केलर। पर स्केलर में देखो एलजेब्रिक, क्योंकि प्लस वाले को प्लस लेना है और माइनस वाले क्या करना है, माइनस, यानी कि नेट चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा, एलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ये ध्यान रखना, बस नोट कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल प्रश्न आता है और कुछ नहीं है। एक निकाय बना देंगे आपको, सिस्टम बना देंगे और कहेंगे नेट चार्ज कितना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल
विद्युत द्विध्रुव का नेट चार्ज कितना होता है? 0। प्लस क्यू और दूसरा क्या होता है? माइनस क्यू। नेट चार्ज उसका हमेशा कितना रहेगा? 0। पर नेट चार्ज 0 होने के बाद भी वो कई इलेक्ट्रिक जो है नई नई प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है। उसका कारण क्या होता है? कि दोनों चार्ज की पोजीशन क्या होती है? अलग अलग होती है। उनके बीच की डिस्टेंस चेंज होगी तो वो प्रॉपर्टी चेंज करता जाएगा, इसी कारण उसको लेते हैं। बाकी उसका नेट चार्ज कितना होता है? 0। आइए कि नोट करो पॉइंट। पहले जो रिजल्ट्स आपने पढ़े हैं केवल वो नोट करो, फिर इस पे प्रश्न करेंगे और प्रश्न को फिर दोबारा जितना समझेंगे वही चीज़ आपको याद रहेगी। तो पेपर कैसा हुआ 12वीं फिजिक्स का? धुआंधार धांसू? पेपर धुआंधार था, ठीक है। धुआंधार में ये था कि इतना धुआंधार नहीं था, पर ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न ऐसे शुरुआत में दे दिए, तो जैसे ही वो प्रश्न देखते हैं तो हमारा माइंड पहले से क्या होता है? ऊट पटांग कंडीशन में आ जाता है, फिर वो बाकी वालों को ले डूबता है। तो एक कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने होते हैं? लगभग 10 की पावर 18। बताओ ये कोई सीमित संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है? बहुत बड़ी है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक कूलाम आवेश नॉर्मली नहीं दे सकते, ये बहुत बड़ा मात्रक है। आवेश जो भी वैल्यू होगी आपके, वो पूर्व लगन लगेंगे आपके। एन का मतलब एन सी म्यू सी है, ये एम सी। तो इसका मतलब क्या है? नैनो। नैनो मतलब 10 की पावर -9। ये क्या है? माइक्रो 10 की पावर -6। ये क्या है? मिली 10 की पावर -3। ये देखना मात्रक से पहले ये जो एन म्यू एम लगे हुए हैं इसका वैल्यू ध्यान रखना, बस और कुछ भी नहीं है। 10 की पावर -9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3। जब न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे तो उस टाइम वैसी चीज़ें याद हो जाएगी, उससे पहले आपको रटने की जरूरत नहीं है। बस ये मात्रक के जो है पूर्व लगन है, जो मात्रक से पहले लगते हैं उनकी क्वांटिटी जो है वैल्यू कितनी होती है। ये सिंगल वर्ड 10 की पावर -9 नहीं लिखने के कारण इसने क्या लिख दिया? एन लिख दिया। 1 वर्ड इसको दे दिया, ये म्यू लिख दिया, ये क्या लिख दिया? एम लिख दिया, ठीक है। अब चलो एक नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। जो नेक्स्ट कंडीशन है, हालांकि प्रॉपर्टी पढ़ ली पहले ही, आवेश क्वांटा, किसी वस्तु पर आवेश का मान कितना होगा? ±NA। एक तो ये पढ़ ली। नेक्स्ट चीज, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन सा? एक तो होता है धन आवेश, जिसको हम किससे दर्शाएंगे? +Q। और दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश, जिसको हम किससे दर्शाएंगे? -Q से। ये कंडीशन होती है। और आवेश अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसमें कोई भी दूसरा आवेश, चाहे रेस्ट कंडीशन में चाहे मोशन कंडीशन में, हमेशा बल अनुभव करेगा। और उस बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत बल। और इसमें 2 आवेशों के बीच में जो बल लगता है, यानी कि अगर किसी भी आवेश को लें तो आवेश 3 इफेक्ट उत्पन्न करता है। और वो कौन कौन से देखो। अगर आवेश किस अवस्था में? स्थिर। दूसरा, आवेश किस अवस्था में? अगर गतिशील। स्टैटिक कंडीशन में। अगर आवेश मोशन में है। और तीसरा आवेश कंडीशन, आवेश अगर कैसा है? त्वरित, या आप इसको कह सकते हो दोलित। ये कंडीशन, त्वरित मतलब एक्सेलरेटिव और दोलित मतलब ऑस्किलेशन कंडीशन में। तीनों के इफेक्ट अलग अलग है, ये ध्यान रखना। स्थिर अवस्था में क्या क्रिएट करता है? केवल और केवल क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। हाँ, गतिशील अवस्था में क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत और चुंबकीय दोनों, यानी कि इसमें ये इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों फील्ड क्रिएट करेगा, यानी कि ये करेगा विद्युत प्लस चुंबक। अब तीसरी कंडीशन, अगर त्वरित है तो क्या करेगा? दोनों के साथ नहीं। बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि ये गतिशील और त्वरित, क्या गतिशील नहीं है त्वरित? क्या त्वरित गतिशील नहीं है? है। पर इसमें यह है कि त्वरित जो है वो गति किस कंडीशन में हो रही है? यहां पर ये कंडीशन लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। यानी कि इसमें जो v का मान है वो क्या है? नियत है। और इस कंडीशन में v का मान नियत है, परिवर्ती है?
कैसा मान है? यहाँ v परिवर्ती है, तो एक हल्के से चेंज ने क्या चेंज कर दिया ये बताओ। देखो इसमें इसने उत्पन्न किया है, पर इसमें ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है इनकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी? कांस्टेंट, समय पर निर्भर नहीं है, ये टाइम इनवेरिएंट है। ये क्या है? टाइम इनवेरिएंट, समय के साथ परिवर्ती नहीं है। पर यहां पर जो कंसेप्ट बनेगा, अब वही लाइन ये बनेगी, ये जो उत्पन्न करेगा, ये कोटेशन स्पष्ट रूप से लिखना, ये वाली कोटेशन, क्योंकि लाइन यही आती है कि एक त्वरित या दोलित आवेश कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है। उसमें पहला ऑप्शन आएगा केवल विद्युत क्षेत्र, समय के साथ नियत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। ये समय के साथ नियत है, टाइम इनवेरिएंट, टाइम पर डिपेंड नहीं करते। पर इसमें जो होगा वो होगा समय के साथ परिवर्ती। और आप 8वें पार्ट में एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, आपके टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति। 8 पार्ट देखना ध्यान से, एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसमें ये था कि भाई ऑरेस्टेड ने क्या कहा था, कूलाम का इफेक्ट क्या था। उसमें एक लाइन लिखी हुई है, और उसमें क्या लाइन थी कि त्वरित चार्ज जो है, ये जो है वो क्या उत्पन्न करता है और उसके कौन कौन से इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। तो लिखा उसने क्या था कि समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी कि टाइम वेरी जो है डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड वापस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वापस क्या उत्पन्न करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी दोनों एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। तो यहां पर कंडीशन क्या है? समय के साथ परिवर्ती विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा? टाइम वेरिएंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ये उत्पन्न होंगे, इनके उत्पन्न होने पर जो है ऊर्जा का उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन, यानी कि इमिट्स एनर्जी एज वेव्स, तरंगों के रूप में। कौन सी तरंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना। स्थिर आवेश केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, इसके अलावा कोई फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। और अगर गतिशील आवेश है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। पर ये दोनों ही कैसे होंगे? टाइम इनवेरिएंट, यानी कि समय पर निर्भर नहीं करेंगे, नियत मान के होंगे। और अगर त्वरित और दोलित आवेश है तो क्या करेगा वो? टाइम वेरिएंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इस टाइम वेरिएंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं बार बार, यानी कि एनर्जी जो इसको कंपन करवाने के लिए हम दे रहे हैं, वो एनर्जी कहाँ गई? वेव्स में चली गई। यानी ये ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। और ये कौन सी तरंग है? विद्युत। अब यहाँ आते ही कंसेप्ट पूरा चेंज होगा। यहाँ आप पढ़ोगे तो पूरा कूलाम, गाउस, ये कंसेप्ट चलेगा। ओम के नियम के बेस पर फिर आवेश गति करेंगे, वो कंडीशन किरचॉफ, यहाँ पहुँच गए। यहाँ आते ही पूरा का पूरा कंसेप्ट कौन उठा लेगा? ऑरस्टेड। कौन उठा लेगा? ऑरस्टेड। फिर आएगा बायो सावर्त नियम वगैरह, ये कंडीशन आएगा पूरा। और यहाँ आते ही आप पहुँच गए कहाँ पर? विद्युत चुंबकीय तरंग। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगों की सबसे पहले धारणा किसने दी थी? मैक्सवेल ने। फिर उन तरंगों को सबसे पहले उत्पन्न किसने किया था? 3 नाम आते हैं। हर्ट्स, रेडियो आविष्कारक कौन था? हर्ट्स था एक। दूसरा कौन सा था? मार्कोनी। और तीसरा कौन था इसमें? एक भारत का वैज्ञानिक था कोई? लिखा हुआ है 8वें पार्ट में, सब कुछ लिखा हुआ है। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले जो पार्ट पढ़ेंगे उस टाइम बताऊंगा आपको। 3 नाम आ रहे हैं आपके, जगदीश चंद्र बसु, मार्कोनी, हर्ट्स। कंसेप्ट दिया था किसने? मैक्सवेल ने। तो इसमें आपके जो नाम आएंगे वो नाम ध्यान रखना। इसमें जो नाम आपके आएंगे वो नाम याद रखना। जिसने विद्युत चुंबकीय तरंगों को बेसिकली जिसने कंसेप्ट दिया था वो कौन था? मैक्सवेल। और जिसने सबसे पहले इस सिद्धांत पर उत्पन्न किया वो कौन सा था? हर्ट्स। सिर्फ इसी खोज के बेस पर हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती का मात्रक क्या लिया था? हर्ट्स। ये सिर्फ और सिर्फ इसके खोज के कारण, बाकी इसका कोई आधार नहीं कि भाई तूने कुछ किया है तो थोड़ा सम्मान दे दे, है कि नहीं? अपने इंडिया वालों ने खोज की कोई? की थी। कर्ण ने कणाद की खोज की थी। खोजा था, सीधा नाम पर दे दिया कर्ण कणाद है। अपन करेंगे कभी, ठीक है? फिर उसका नया इफेक्ट पढ़ेंगे, रामा राम इफेक्ट। लिखो ये।
ये जो पॉइंट लिखा है ये पॉइंट भाषा के रूप में ऑब्जेक्ट प्रश्न में आता है। एक बेसिक पॉइंट तो याद है, समान आवेशों में आकर्षण प्रतिकर्षण, लाइक चार्जेज रिपल्स, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट्स, विजातीय आवेशों में आकर्षण और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण। ठीक है, कांच की छड़ और ऊन से रगड़ा जाए तो उस पर कांच की छड़ पर क्या आता है, प्लस, और ऊन पर माइनस। ठीक है, प्लास्टिक को रगड़ा जाए तो प्लास्टिक पर कैसा आएगा, हमेशा माइनस। ठीक है, यहाँ नोट कर लेना ये। ठीक है, टाइम वेरिएंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, which emits energy as electromagnetic waves। अब बताओ, इस विद्युत चुंबकीय जो तरंग जो उत्सर्जित कर रहा है उसकी आवृत्ति क्या होगी? जो ये विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित कर रहा है, जो आवेश की ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी है, वही ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। ये कोट लाइन भी आपके 8वें पार्ट में एक जगह लिखी हुई पड़ी है, और प्रश्न में इसीलिए दे देंगे आपको कि एक आवेश दोलनी गति कर रहा है तो उस सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति वही होगी जो आवेश के दोलन की है। किसके? आवेश की दोलन की। आई लिख लिया? तो लास्ट लिख दे, एक लाइन लिख दो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेटिंग चार्ज। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ चार्ज। आइंदा लिख दो। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति वही होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति वही होती है जो आवेश दोलन की आवृत्ति है। ठीक है, जो आवेश दोलन की आवृत्ति है। देखो, विद्युत आवेश की प्रॉपर्टीज बेसिक थोड़ी बहुत आज की है। ठीक है, डिटेल से वापस इसको पूरा रिवाइज भी करेंगे। बेसिक देख लो सर, चार्ज है क्या? पहली चीज़ तो चार्ज हर ऑब्जेक्ट में, नेचर में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें चार्ज नहीं है। हर वस्तु में चार्ज है, आप में है, दीवार में, हर जगह। पर वहाँ पर यह होता है कि प्रत्येक वस्तु इस प्रकार से रहती है, वो हमेशा उदासीन रहती है। क्या रहती है? उदासीन। और उसका उदासीन रहने का कारण क्या होता है? वो कारण देखो, प्रत्येक वस्तु में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उसके सेंटर पर कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो उदासीन है, नाम सीधा न्यूट्रल से बना न्यूट्रॉन। दूसरा कौन सा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा होता है? धन आवेशित है। और फिर इसके चारों ओर गतिशील अवस्था में कौन से रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। जितना आवेश प्रोटॉन का उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का। जो नंबर इलेक्ट्रॉन के वही किसके होते हैं? प्रोटॉन के। इस कारण से वस्तु मुख्य रूप से कैसी होती है? हमेशा उदासीन होती है। प्रत्येक वस्तु उदासीन। अगर एक वस्तु उदासीन है
तो उसका मतलब क्या है, अगर एक उदासीन वस्तु है तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ध्यान रखना, अगर ये संख्या इक्वल है तो वस्तु क्या होगी, उदासीन होगी। अब आप इसमें से प्रोटॉन को हटा सकते हो क्या, सबसे भीतर प्रबल नाभिकीय बल से बंधे हुए हैं, और जब ये इतने प्रबल नाभिकीय बल से बंधे हुए हैं कि इनको आसानी से निकाल नहीं सकते। आप नाभिक की कौन कौन सी घटनाएं कर सकते हो, फ्यूजन और फ्यूजन, एक और होती है रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव क्षय, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के इमिट करके निकलता है। तो ये नाभिक की प्रक्रिया वो अलग है। अभी हम पूरे पदार्थ को बाहर देख रहे हैं, तो उसमें आप किसी वस्तु से ट्रांसफर किसको कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रॉन को हटा सकते हो या आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो। अगर आपने इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो वस्तु कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर आप वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ले आए तो वस्तु कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। मोर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो जो पढ़ा है उसका, कि किसी वस्तु पर अगर आपको 1 कूलाम आवेश चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, 6.25 × 10⁻18। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दे तो आप किस फॉर्मूले से करोगे, Q = Ne। अगर इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं तो आप +Ne लेना, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो -Ne, बस इतना ही फर्क। तो मान लो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन। 100 इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं तो आपने इस पर आवेश कितना दे दिया, एक पॉजिटिव, और कितना हुआ 1.6 × 10⁻17 कूलाम। ये कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो कि आवेश का मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, कूलाम। दूसरा कौन सा, एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम इसका जो है वो MKS मात्रक नहीं है, ध्यान रखना। इसको 1 वर्ड में दिया हुआ है एम्पियर इंटू सेकेंड की फॉर्म में। ये आपका MKS मात्रक है। कौन सी मात्रक है, MKS। तो आवेश का MKS प्रति मात्रक कौन सा होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, जो 7 मूल राशियों के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये नोट करो। MKS मात्रक पूछे, ध्यान रखना, एम्पियर इंटू सेकेंड, तब कूलाम नहीं लिखोगे। कूलाम इसका 1 वर्ड नाम है। ठीक है, फ्रैंकलिन जो इसका मात्रक है वो कौन सा है, CGS मात्रक है। ठीक है, और फैराडे इसका सबसे बड़ा मात्रक। और फैराडे मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है। कितने का है, 1 मोल का। देखो 96,500 आप याद कर लोगे, जरूरी नहीं वो यहाँ लिखा हुआ मिल जाए आपको, वो दे दे, ये दे दे सीधे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दे, गलत। क्या लिखे, परिमाण, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, अब आपको दोनों में थोड़ा बहुत याद पड़े तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, आवेश का परिमाण है ये आवेश की प्रकृति को डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये मात्रक है, मात्रक कभी भी प्रकृति को नहीं बताता, मात्रक हमेशा उसकी मैथमेटिकल वैल्यू को ही बताता है। सब छोटा मात्रक कौन सा, फ्रैंकलिन, या जिसको कह सकते हो आप ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, 1 कूलाम में कितने, 10⁻9 फ्रैंकलिन। फिर आवेश कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी राशि है इसका आवेश, स्केलर क्वांटिटी है। और आवेश का मान क्या गति पर निर्भर करता है, नहीं करता, चाहे स्थिर हो चाहे गतिशील हो, इसके मान का गति से कोई लेना देना नहीं है। यानी कैसी राशि है ये, निश्चर भौतिक राशि है। और आवेशों का टोटल मान कितना होगा इसका, एलजेब्रिक सम, बीज गणितीय योग। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव काउंट करना और नेगेटिव वाले को नेगेटिव काउंट करना। फिर आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक पॉजिटिव, दूसरा कौन सा, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, लेस इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव कब होगा, जब इस पर मोर इलेक्ट्रॉन होंगे, उस कंडीशन में। ये कंडीशन है, लेस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। और आवेशों के बीच में बल लगता है। स्थिर अवस्था है तब बल केवल विद्युत होगा, गतिशील अवस्था में अगर आवेश हो जाए तो विद्युत बल भी होगा और चुंबकीय बल भी होगा, क्योंकि वो इफेक्ट कौन सा उत्पन्न करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड। पर अगर नियत वेग चल रहा है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, टाइम इनवेरिएंट, यानी कि समय पर निर्भर नहीं करेगी इनकी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू होगी। लेकिन अगर परिवर्ती है तो, त्वरित है या दोलित गति है तो उस कंडीशन में ये समय के साथ परिवर्ती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, जो क्या प्रोड्यूस करेगी, EM वेव्स। ठीक है, और उस EM वेव की आवृत्ति क्या होगी, जो दोलन की आवृत्ति है। किसकी आवृत्ति है, दोलन की आवृत्ति। और अगर दोलन नहीं त्वरित हो तो, त्वरित मतलब क्या है, वेग बार बार चेंज हो रहा, या तो वेग बढ़ेगा
या वेग क्या होगा, घटेगा। चलो त्वरित आवेश अगर है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा, उसकी आवृत्ति क्या होगी, बदलेगी, बार बार बदलेगी, उसकी आवृत्ति बार बार क्या होगी, बदलेगी। जैसे जैसे उसका वेग बढ़ता जाएगा उसकी आवृत्ति भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि तब तरंग के लिए आप फिक्स नहीं कर सकते, तब तरंग के लिए जो तरंग शुरुआत में ये होगी फिर उसकी ये चीज़ कंडीशन चेंज हो जाएगी। वेग घट रहा है तो पिच उसकी कम होती जाएगी, वेग बढ़ रहा है तो पिच उसकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी तब फ्रीक्वेंसी नियत नहीं रहेगी, ये कंडीशन। दोलित आवेश है तो फिर उसकी जिस आवृत्ति से दोलन कर रहा है वही इसकी आवृत्ति रहेगी। त्वरित आवेश है तो नहीं। और एक याद हो रदरफोर्ड मॉडल कमी थी, रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों घूम रहा था, घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन त्वरित गति में था, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक के पास आता जाएगा, जैसे जैसे पास आएगा उसकी आवृत्ति चेंज होती जाएगी और वो तरंग का उत्सर्जन करेगा। क्या उस तरंग की आवृत्ति फिक्स रहेगी, नहीं रहेगी, कारण उसका वेग चेंज होता जा रहा है, त्वरण की वैल्यू चेंज हो जा रही है और उसके कारण उसकी आवृत्ति फिक्स नहीं रहेगी। तब वो कांस्टेंट आवृत्ति के विकिरण उत्सर्जित करेगा या सभी आवृत्तियों के, सभी। रदरफोर्ड मॉडल कमी भी वहीं आ रही थी, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। रदरफोर्ड ये चीज़ यहाँ पड़ी है, रदरफोर्ड ये कह रहा था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, घूमते घूमते ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूप में करेगा, तरंग के रूप में, पर उसकी आवृत्ति फिक्स नहीं रहेगी, उसकी आवृत्ति धीरे 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 बढ़ती जाएगी और उसके साथ हमें सभी आवृत्तियों के मान प्राप्त होते जाएंगे, यानी फिक्स आवृत्तियों के विकिरण प्राप्त नहीं होंगे। जबकि एक्चुअल में कैसे प्राप्त हो रहे थे, सभी आवृत्तियों के या कुछ फिक्स आवृत्ति, कुछ फिक्स आवृत्ति, जिसको हमने आगे लाइमन, ब्रैकेट, बामर, फोन, वाटसन श्रेणी बनाई थी, वो सारी सारी वो श्रेणियाँ पढ़ेंगे। जैसे लाइमन श्रेणी किस कैटेगरी में आती है, कौन से में आती है, अल्ट्रा वायलेट। फिर बामर श्रेणी किस में आती है, बामर दोनों में आती है। उसमें 4 विजिबल लाइंस थी, कौन सी थी, 4। दृश्य क्षेत्र में कितनी लाइन प्राप्त होती है, बामर में 4 प्राप्त होती हैं, जिसका सूत्र दिया था, ठीक है, रेनॉल्ड्स संख्या 1-2 लेते हैं 1/r वाले कंडीशन में, वो रेडबर्ग नियतांक रूप में, ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट कल। तो ये एक बार देख लो, जो लिखा है उसको देखो, उसमें कोई अगर आपको समस्या हो तो पहले पूछो। तो कल जो पढ़ के आने का है वो चीज़ पढ़ के आना है, कौन सा, आवेश और आवेश के गुणधर्म, ठीक है। जिसमें एक सवाल है आपके, एक कप जल में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुल आवेश ज्ञात कीजिए, परिणाम आवेश है। तो वहाँ तक आप थोड़ा एनसीईआरटी बुक को पढ़ के आना।